ईरानी समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत की घुसपैठ, फिर ईरानी हेलीकॉप्टर ने दी पीछे हटने की चेतावनी तो युद्धपोत दिखा रहा था दादागिरी। तो मैदान में उतरे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, फिर आगे क्या हुआ पूरी घटना आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे रूस ईरान के बीच समुद्र में युद्ध अभ्यास हुआ समाप्त, जानेंगे आखिर क्यों है खास। अगली खबर में आपको बताएंगे नेतन्याहू को ब्लास्ट से मारने की साजिश में इजरायली महिला गिरफ्तार। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल का खतरनाक इरादा, संसद से फिलिस्तीनी इलाका वेस्ट बैंक पर कब्जे का प्रस्ताव पास। क्या मुस्लिम दुनिया की खामोशी ने यहूदी शासन की बढ़ाई हिमाकत, इजरायल के अरब नेताओं में आक्रोश। और इसी के साथ आपको बताएंगे मिस्र के अल अजहर ने गाजा के समर्थन वाला बयान क्यों हटाया था, इस पर अब उन्होंने सफाई जारी की है। दोस्तों खबरें काफ़ी अहम हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी आर्मी ने एक अमेरिकी युद्धपोत को अपनी सीमा से दूर हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये घटना बुधवार यानी कल की है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह 10 बजे ईरानी समय के मुताबिक अमेरिका का एक बड़ा युद्धपोत USS फिट्जगेराल्ड ईरान की समुद्री सीमा के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच गया। जैसे ही वो ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के करीब आया, ईरान की नौसेना की तीसरी यूनिट से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां भेजा गया। हेलीकॉप्टर ने अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी दी और कहा ईरानी सीमा से दूर हो जाओ, लेकिन अमेरिकी जहाज ने जवाब दिया कि वो ईरानी हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है और उससे इलाके को तुरंत छोड़ने को कहा। मतलब ईरानी इलाके के करीब आकर अमेरिका दादागिरी दिखा रहा था। लेकिन क्या ईरान पीछे हटा? नहीं, ईरानी पायलट ने अपना मिशन जारी रखा और दोबारा चेतावनी दी, ये ईरान की सीमा है, पीछे हटो। जब अमेरिकी जहाज ने बार बार धमकी देना शुरू किया तब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने दखल दिया। ईरानी एयर डिफेंस ने सख्त चेतावनी दी कि ये हेलीकॉप्टर अब हमारी हवाई सुरक्षा के तहत है, अगर अमेरिकी जहाज ने हरकत की तो उसे जवाब मिलेगा। फिर क्या हुआ? आखिरकार अमेरिकी युद्धपोत ने पीछे हटने का फैसला किया और ईरानी जल सीमा से दूर चला गया। दोस्तों अमेरिकी मडमर नेवी शिप को 1995 में सर्विस में लिया गया था। 2003 में इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। इसकी लंबाई करीब 154 मीटर है। दोस्तों ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, जो कि इजरायल की ओर से शुरू हुए हमलों का हिस्सा था। इन हमलों में ईरान के कुछ वैज्ञानिकों और मिलिट्री अफसरों को निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और अब साफ दिख रहा है कि तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान और रूस के बीच दोस्ती की रफ्तार अब समंदर की लहरों पर भी नजर आ रही है। दोनों देशों ने केसरेक्स 2025 नाम से एक बड़ा ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कैस्पियन सागर में सफलतापूर्वक पूरा किया। ये अभ्यास कुछ दिन पहले शुरू हुआ था और 23 जुलाई 2025 को शानदार समापन परेड के साथ खत्म हुआ। इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा और आपात स्थिति में एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना था। समापन परेड में दोनों देशों के कुल 11 जहाज़ों और हवाई इकाइयों ने हिस्सा लिया। ईरान की ओर से मिसाइल ले जाने वाले युद्धपोत सेपार, पेकान और जोशन जैसे खास जहाज शामिल थे। वहीं रूस की ओर से SB-738 सर्च एंड रेस्क्यू पोत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। परेड के दौरान सभी जहाज ईरानी कमांड शिप सेपार के सामने से गुजरे और इस ऐतिहासिक अभ्यास का शानदार समापन किया गया। इस पूरे ऑपरेशन का नारा था एक सुरक्षित और शांत कैस्पियन सागर के लिए साथ मिलकर, जो ये दिखाता है कि ईरान और रूस अब केवल रणनीति के साझेदार नहीं बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी बनते जा रहे हैं। इस अभ्यास ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों देश अब क्षेत्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सैन्य मजबूती के मामलों में एक जैसी सोच रखते हैं और आगे चलकर मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बुधवार को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश करने के शक में गिरफ्तार किया है। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक महिला पर आरोप है कि वो IED ब्लास्ट के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। कान ने बताया कि गुरुवार को महिला के खिलाफ अपराध की साजिश रचने और आतंकी कार्रवाई करने की साजिश के आरोप में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
अब बात करने जा रहे हैं ऐसी खबर की जो मुस्लिम दुनिया के लिए शर्म की बात है। दोस्तों, इजराइल की संसद क्नेसेट ने एक गैर कानूनी प्रस्ताव पास किया है जिसमें वेस्ट बैंक को इजरायली इलाकों में मिलाने की बात की गई है। ये प्रस्ताव कोई कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि इजराइल अब फिलिस्तीनी इलाकों को आधिकारिक रूप से हड़पने की दिशा में बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव को संसद में 71 सांसदों ने समर्थन दिया, जबकि केवल 13 ने विरोध किया। वहीं यहूदी बस्तियों के नेता इजराइल गेट्स ने कहा कि सरकार को इस प्रस्ताव को सिर्फ शब्दों तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे ज़मीन पर भी लागू करना चाहिए, क्योंकि ये इजराइल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हालांकि ये प्रस्ताव कानूनी नहीं है, लेकिन इसका असर बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इससे दुनिया को ये संकेत मिल रहा है कि इजराइल अब खुले तौर पर 2 राष्ट्र समाधान को ख़त्म करना चाहता है। और इन सभी का क्रेडिट जाता है अरब और मुस्लिम देशों की चुप्पी पर। ये जो इजराइल इतना उछल रहा है, इन सब के पीछे मुस्लिम देशों की खामोशी है। दोस्तों, पिछले साल जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ ने साफ तौर पर कहा था कि इजराइल का वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा गैर कानूनी है, उसे तुरंत वहां से सभी यहूदी बस्तियों को हटाना चाहिए। लेकिन अब इजराइल संसद में उसी कब्जे को कानूनी घोषित करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने संसद में कहा कि भविष्य में गाजा पर पूरी तरह कब्जा किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल को अर्थ ऑफ इजराइल यानी वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली समेत पूरे क्षेत्र पर नैतिक, ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि इजराइल अब इन इलाकों में अपने कानून और अदालतें लागू करना चाहता है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर इजरायली हमलों के साथ ही वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़े हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 7000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। वहीं इस विवादित प्रस्ताव को लेकर कुछ विपक्ष और अरब पार्टियों ने विरोध किया। लेबर पार्टी ने इसे सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इजराइल के अरब मुस्लिम नेता मंसूर अब्बास ने तो 2 राज्य समाधान का प्रस्ताव रखा, जबकि अहमद अल तैयब ने इसे नस्ली सफाया कहा और गाजा में भूख को हथियार बनाए जाने की निंदा की। फिलिस्तीनी अथॉरिटी नेता हुसैन अल शेख ने चेतावनी दी कि ये फैसला शांति की हर उम्मीद ख़त्म कर देगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामी संस्था अल अजहर शरीफ ने हाल ही में गाजा की तबाही और भूखमरी पर दुनिया से इमरजेंसी मदद की अपील की थी। बयान में कहा गया था कि जो भी इजराइल को हथियार या समर्थन दे रहा है वो नरसंहार में सीधा शामिल है। शेख अहमद अल तैयब ने इसे इंसानियत की आखिरी इम्तिहान बताया, लेकिन फिर अचानक यह बयान हटा लिया गया और सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। अब अल अजहर ने खुद सामने आकर सफाई दी। मीडिया सेंटर ने कहा, हमने बयान इसलिए हटाया क्योंकि हमें डर था कि यह सीज फायर की कोशिशों को बिगाड़ सकता है। हमारा मकसद सिर्फ गाजा में खून बहने से रोकना है, ना कि किसी पक्ष को बहाना देना। अल अजहर ने साफ किया कि गाजा के लिए उनका समर्थन बरकरार है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने बयान को जिम्मेदारी से हटाया। अंत में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, है अल्लाह, गाजा के लोगों को सब्र और ताकत अता कर, उन्हें अपनी हिफाजत में रख, तू ही उनकी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।